नैल्को के शेयर में आज 3% की गिरावट देखी जा रही है। दरअसल नैल्को पर ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इसमें और गिरावट की आशंका जताई गई है। इस रिपोर्ट में महीने में शेयर पहले ही 15% से ज़्यादा टूट चुका है। और क्या है इस रिपोर्ट में, कौन सी बातें कही गई है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है मेरी सहयोगी मिताली जैन जी। मिताली बताइए। तो नैल्को को इम्पैक्ट करने वाला एक मेजर फैक्टर है एल्यूमिना की प्राइसेस, जो अभी गिरती जा रही है। और फरवरी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमें 7% की गिरावट देखने को मिली है। और अभी जो एल्यूमिना की प्राइसेस है वो है $603 पर टन। क्वार्टर 4 में इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है और प्राइसेस $500 पर टन के तक भी जाने की संभावनाएं जताई गई है। इससे नैल्को पर नेगेटिव प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। और नुवामा ने बताया है कि करंट लेवल से नैल्को में हमें 5% तक की गिरावट और देखने को मिल सकती है। लेकिन इन सब के बीच में वेदांता के लिए एक अच्छा समय हो सकता है, क्योंकि एल्यूमिना की प्राइसेस में जो सॉफ्टनिंग आई है ये वेदांता के लिए एक अच्छी खबर है। तो नुवामा ने एडवाइस दिया है कि आप नैल्को सेल करके वेदांता में बाय की तरफ देख सकते हैं। नैल्को सेल करके वेदांता बाय किया जा सकता है। और मिताली शुक्रिया। दोनों स्टॉक्स में देखें अगर आप पैटर्न्स कितने अलग रहे हैं। ये है नैल्को का चार्ट और दूसरी तरफ वेदांता देखिए, रिलेटिवली एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है वेदांता का। और 7 डेज़ में करीब 2% के करीब की यहाँ पर रैली। मानस, वेदांता और नैल्को कोई पेयर ट्रेड है क्या यहाँ पर अभी भी? देखिए, नैल्को में तो वीकनेस अभी भी दिख रही है। मेरे ख्याल से नैल्को में आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 198 के आसपास है, उसको स्टॉक टच करने की कोशिश करे। तो अगर लॉन्ग पोजीशन है तो यहाँ पे निकलना चाहिए। और वेदांता में 200 डे मूविंग एवरेज भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया था कुछ दिन पहले, 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया। तो 480 तक के भाव बिल्कुल पॉसिबल है वेदांता में। तो जो आपने पेयर ट्रेड की बात की बिल्कुल सही है। वेदांता में खरीदारी करके नैल्को में बिकवाली की जा सकती है। तेज जी, आपका क्या व्यू होगा नैल्को पर इतनी गिरावट? देखिए, लॉन्ग टर्म में अच्छा है, ये बात तो अपनी जगह तय है, डिविडेंड वगैरह अच्छा देता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में बिल्कुल दिक्कत है। जैसे अभी आपके सहयोगी बता रहे थे कि एल्यूमिनियम की प्राइसेस गिरी हैं और ये उम्मीद है कि आगे और गिरती हुई नजर आएगी, $500 तक जाती हुई। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि अगर आप देखो तो डिमांड जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो कम होती जा रही है। और साउथ 32 जो ऑस्ट्रेलियन एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है, उसने भी अपने गाइडेंस जो है वो कर्टेल कर दिए, ये कहते हुए कि एल्यूमिनियम के वो प्रोडक्शन कट करेंगे। तो अब अगर एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन कट होते तो जाहिर सी बात है कि एल्यूमिनियम के प्राइसेस नीचे जाते हुए नजर आएंगे और जो अगेन नैल्को पे फर्क डालेंगे। तो इस वक्त थोड़ी अवॉइड की कैटेगरी में रहेगा। लेकिन अगर किसी कारण से ये 180 190 तक आ जाता है तो हो सकता है कि वहां पर थोड़ी फ्रेश खरीदारी बने। इस वक्त अवॉइड है। नैल्को इस वक्त एज ऑफ नाउ 209.44 पे अवॉइड है इस बड़े डिप के बाद। मीनवाइल, अच्छा राजेश जी, मैं बहुत देर से एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। बदले सर्कमस्टेंसेस में मैं टाइटन और एक कल्याण के बीच में एक तुलना कर रहा था। सिर्फ आप इस वक्त टाइटन पे और कल्याण पे क्या बोलते हैं? इनफैक्ट जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में आपका प्रेफर्ड स्टॉक क्या है? क्योंकि लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स में टाइटन के नंबर्स में क्लियरली प्रेशर विजिबल था। अभी एक को ज्वेलरी कंपनी पे फोकस करना चाहिए या फिर टाइटन पे फोकस करें, जहां पे आपके पास दूसरे कारोबारों का भी एक्सपोजर है, फॉर इंस्टेंस वॉचेस का, आईवीआर का? आपका टेक? देखिए, आपने सही कहा कि इनके बहुत सारे बिजनेस हैं और प्राय सभी बिजनेस अच्छे खासे बढ़त दिखा रहे हैं, सिवाय आई केयर बिजनेस के, जहां थोड़ी सी दिक्कत है। और ज्वेलरी बिजनेस में आउटलुक हमारा अच्छा है कि आगे आने वाले दिनों में अच्छे होंगे। नॉन ज्वेलरी बिजनेस में भी कंपनी स्केल अप करने की कोशिश कर रही है और जितने इनके रिटेल चेन्स वगैरह हैं उनको देखते हुए टाइटन पे ही दांव लगाना चाहिए, अगर पूरी ज्वेलरी स्पेस में या गोल्ड स्पेस में किसी को ध्यान देना हो। लेकिन इसमें एक एंसिलरी कंपनी कहूंगा जो कि हालिया की लिस्टिंग है, इंडिया जेमोलॉजिकल, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल, वहां पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो सर्टिफिकेशन का बिजनेस है उसमें करीब करीब 70 से 80% मार्केट शेयर उनके पास है, न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनली भी। तो अगर ये पूरा सेक्टर ग्रो करता है तो बट ऑब्वियस है उनके बिजनेस भी अच्छे होंगे, वहां वैल्यूएशन अच्छे है। तो मैं कहूंगा टाइटन, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ये दो ऐसी कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में ध्यान देना चाहिए। ओके, चलिए अब मिताली के पास वापस चलते हैं। 2025 को लेकर नमूरा ने एक रिपोर्ट निकाली है। इसमें पूरे साल के
आउटलुक से लेकर कंज्यूमर ट्रेंड्स को लेकर इंसाइट दी गई है। मिताली बताइए। तो सर नॉमिरा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी इस साल 6% होने की उम्मीद जताई है। साथ ही सीपीआई इन्फ्लेशन उन्होंने बोला है कि कम हो सकता है, पर इसका इफेक्ट परचेजिंग पावर पर पड़ना, थोड़ा प्रेशर कम रहेगा। कंज्यूमर ट्रेंड्स की अगर बात करें तो उन्होंने बताया है कि फूड प्राइसेस और कुछ कमोडिटीज जैसे पाम ऑयल के दाम में कंज्यूमर की स्पेंडिंग को इम्पैक्ट कर सकते हैं, पर साथ ही रूरल डिमांड्स जो है वहाँ ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बेहतर मानसून की संभावना है, और साथ ही हायर क्रॉप प्राइसेस भी देखने को मिल सकते हैं, और इंटरेस्ट रेट में गिरावट भी एक सपोर्ट फैक्टर बन सकता है। अब ऑटो सेक्टर की अगर बात करें तो जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन का जो असर है वो यहाँ भी देखने को मिल सकता है, स्पेशली जो लोअर एंड सेगमेंट्स है वहाँ पे। उसके अलावा प्रीमियम सेगमेंट जैसे एसयूवीज, बाइक्स और ईवीज में एक अच्छी बूस्ट देखने की उम्मीद जताई गई है। ईवी पेनिट्रेशन में तेज ग्रोथ के कारण ये जो पूरा सेक्टर है इसमें एक तेजी की उम्मीद उन्होंने जताई है। उन्होंने अपनी टॉप पिक्स में शामिल किया है सोना बीडब्ल्यू प्रिसाइशन 829 के साथ बाय का टारगेट दिया है, साथ ही ह्युंडई में 2472 का टारगेट, एमएनएम में भी 3664 के साथ बाय का टारगेट दिया है। नेक्स्ट जो सेक्टर की बात करिए वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। कंपनीज के लिए फाइनेंशियल ईयर 2026 में 40% से ज़्यादा की रेवेन्यू ग्रोथ की उन्होंने स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट जताई है। साथ ही चाइना +1 पॉलिसी और गवर्नमेंट के नए इंसेंटिव स्कीम्स भी उसमें काफ़ी मदद करेंगे। जो टॉप पिक्स इसमें शामिल है वो है डिक्सन, जिसमें उन्होंने 22,256 की बाय रेटिंग दी है। साथ ही वोल्टास 2142 के साथ और क्रॉम्पटन में 407 के साथ बाय रेटिंग दी है। लास्ट जो सेगमेंट की उन्होंने बात करी है वो है स्टेपल्स और डिस्क्रिशनरी। तो कंज्यूमर स्टेपल्स और डिस्क्रिशनरी कैटेगरीज में उनका मानना है कि जो प्राइस लेड ग्रोथ है वो डोमिनेट करेगी, पर वॉल्यूम ग्रोथ स्लो रखने की उम्मीद उन्होंने बताई है। प्रीमियम कैटेगरीज जैसे स्किन केयर और ज्वेलरी डिमांड में आगे रहेंगे, पर जो पेंट इंडस्ट्रीज है उसमें कंपटीशन काफ़ी रहेगा। यहाँ के टॉप पिक्स की अगर बात करें तो HUL, ITC और मैरिको की उन्होंने बाय रेटिंग की सलाह दी है। बिल्कुल शुक्रिया मिताली, तो इस पूरी रिपोर्ट को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए। अब बात करते हैं मार्केट आउटलुक 2025 पर। हमारे साथ एलेक्सर इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता जुड़े हैं। दीपन जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो नए साल की हमारी पहली इंटरेक्शन, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। बताइए क्या आपका इस समय आउटलुक है 2025 को लेकर? अनुज, गुड आफ्टरनून, और आपको आपके शो पर इन्वाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी CNBC आवाज़ टीम और आपके व्यूअर्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं फॉर द न्यू ईयर। 2025 एक फैंटास्टिक ईयर रहेगा मार्केट्स के लिए, यही हम उम्मीद रख सकते हैं। ऐसा कुछ खास आउटलुक चेंज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी स्टॉक्स काफ़ी एक्सपेंसिव है, और अगले कुछ हफ्तों में न्यूज़ फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है अनुज। सो वी आर गोइंग टू सी दी अर्निंग सीजन, जहां पर ये चेक करेंगे कि स्लोडाउन अभी भी जारी है, क्या वी सीइंग अ टर्न अराउंड। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ट्रम्प विल टेक ओवर द US प्रेसिडेंसी, और उन्होंने कहा है कि पहले ही 1-2 हफ्ते में इतने सारे चेंजेस करने वाले हैं, जिसकी वजह से अगर इफ दे डू व्हाट दे एक्चुअली आर सेइंग, तो फिर ग्लोबल मार्केट्स में एक तरह की बहुत सारी वॉलेटिलिटी आ सकती है। तो मेरे ख्याल से अगले 3-4 हफ्ते, शायद 2 महीने, इन्वेस्टर को सावधान रहना चाहिए। जस्ट सिट ऑन लिटिल बिट ऑफ कैश। अगर मार्केट्स फर्दर हो जाते हैं और करेक्शन आता है, भारी करेक्शन आता है, दैट्स अ गुड एंट्री पॉइंट। दीपन जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ सर। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की। ये कल जो ऑटो के नंबर्स आए सर, इसमें आपका कुछ कन्विक्शन ऑटो पे आया क्या, स्पेशली इन केस ऑफ मारुति, जहाँ पे छोटी गाड़ियों के नंबर्स थोड़े से इम्प्रूव नज़र आए, या फिर आप इसे जस्ट ईयर एंडर फेस्टिवली के चलते हल्के से पुश को मानते हैं, इसका ट्रेंड में तब्दील होना मुश्किल लग रहा है आपको, आपका ऑटो पे टेक इन नंबर्स के बाद? नहीं वीरेंद्र, मैनी हैप्पी न्यू ईयर फॉर 2025 एज वेल। मेरे ख्याल से मारुति और आयशा के आंकड़े बहुत ही बढ़िया आए थे, मच बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, और शायद उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केटिंग की है, या फिर डिस्काउंटिंग, या जो भी कहो आप। I think they have delivered very good sales on from the dealers also, and even in the secondary market, I think sales have taken place very good. उसके अलावा I think broadly बाकी के जो ऑटो कंपनीज है, टू व्हीलर्स है, their sales were pretty much I would say flat. और देखते हैं, I think especially मारुति और आयशा मोटर्स इन आंकड़ों के बाद, after these numbers look very interesting, वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल है as compared to other growth businesses or other consumer businesses.
In any case, as a measure of disclosure, we are invested in Eicher and Maruti as well. So I think definitely ये दो कंपनी में इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, and maybe if you're looking at increasing exposure to auto, then I would certainly look at these two companies on the top priority list. मारुति और आइशर मोटर्स ये टॉप प्रायोरिटी रडार पर रहेंगे दोनों स्टॉक्स। दीपिन जी, श्रेया बात कर रही हूँ, आपका भी नववर्ष मंगलमय हो। सवाल रियल एस्टेट पे है सर मेरा। 2024 में रियल एस्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया है, साथ ही लग्जरी में बूम देखने को मिला है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छी रही है। 2025 कैसा रह सकता है? जिस तरीके से इंफ्रा पे भी सरकार का जोर है और कैपेक्स बढ़ाएगी, तो क्या 2025 में भी हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है? साथ ही लग्जरी सेगमेंट कैसा परफॉर्म करेगा सर? हैप्पी न्यू ईयर टू यू। देखिए, जो रियल एस्टेट साइकिल रहती है ना, वो करीबन 8 या 10 साल की रहती है। तो ये रियल एस्टेट साइकिल है स्टार्टेड जस्ट आफ्टर कोविड और सो 2021 के आसपास। सो आई थिंक एटलीस्ट टिल 2030 ये रियल एस्टेट साइकिल की ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव रहनी चाहिए। बट फिर भी जब भी ट्रेंड पॉजिटिव भी रहती है, देयर कैन ऑलवेज बी अ फ्यू क्वार्टर्स ऑफ सॉफ्टर सेल्स, लेकिन ये अभी तक हमने देखने को नहीं मिला है इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। इसलिए मैं थोड़ा कॉशियस हूँ, क्योंकि ये जो मोमेंटम चल रहा है इंडस्ट्री में, जिस हिसाब से सेल्स हो रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, आई सस्पेक्ट शायद 1 या 2 साल में थोड़ी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एंड दैट में क्रिएट सम प्रॉब्लम्स फॉर रियल एस्टेट कंपनीज। रियल एस्टेट स्टॉक्स के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं, और जो डिस्काउंट 30 से 50% का था फ्रॉम द नेट एसेट वैल्यू, now they are trading at I think anywhere from 10-15% discount to the net realizable value. तो मैं थोड़ा cautious रहना चाहूँगा रियल एस्टेट में, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली रिमेन इन्वेस्टेड। फ्रॉम अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, अगर कोई सेक्टर हैज गिवन एज गुड रिटर्न एज रियल एस्टेट हैज एंड इट इज साइक्लिकल इन नेचर, then certainly I would be a bit cautious to increase exposure. ओके दीपन जी, एवेन्यू सुपरमार्ट्स के नंबर्स को मार्केट ने इतना बड़ा थम्स अप दिया। बाय द वे निफ्टी 24,000 के नीचे आया और काफ़ी प्रेशर आ रहा है HDFC बैंक की वजह से। कुछ देर में उसको दोबारा एड्रेस करेंगे, लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट आपका क्या भी होगा इस स्टॉक को लेकर? आई थिंक आई वॉज इम्प्रेस्ड विद द ग्रोथ नंबर्स विच केम। शायद बेस इफेक्ट का भी फायदा हो सकता है, वन नीड्स टू चेक, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। देखिए, ये कंपनी है ना, बहुत ही फोकस कंपनी है, और जहाँ पर उनको वैल्यू दिखता है, वेयर दे कैन सी प्रॉफिटेबिलिटी, वहीं पर इन्वेस्ट करती है, वेदर इट सेटिंग अप न्यू स्टोर्स और वेदर इट इज प्रोवाइडिंग एनी एडिशनल फैसिलिटीज और सर्विसेज लाइक होम डिलीवरी और ऑनलाइन सेल्स। तो आई थिंक ये कंपनी की ग्रोथ मेरे ख्याल से स्टेडी रहेगी, लेकिन मोरलेस आई थिंक जो भी बेनिफिट्स है, पॉजिटिव्स है, दे हैव बीन प्राइस्ड इन, और अभी भी वैल्यूएशन काफ़ी आई वुड से रिच वैल्यूएशन है। तो मैं शायद इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहूँगा, बट नो डाउट आई थिंक ये जो नंबर आए हैं बहुत ही अच्छे आए हैं, और ये जो नतीजे आएंगे एवेन्यू सुपरमार्केट के, वी विल बी वॉचिंग इट वेरी क्लोजली। इफ देयर इज सम डिसर्नेबल चेंज, कुछ नई स्ट्रेटेजी है या कुछ खास बात है, तो वी कैन सर्टनली रिव्यू आवर ओपिनियन ऑन द स्टॉक। फॉर द टाइमिंग आई थिंक इट इज़ अ होल्ड। ठीक है, होल्ड की सलाह फिलहाल एवेन्यू सुपरमार्ट में। दीपन जी, आज गिरते बाजार में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स, जिसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। PFC, REC, रेडा जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी, अच्छी मूव देखने को मिल रहे हैं। एक ब्रोकरेज फर्म ने भी इस पर रिपोर्ट जारी की है, और साथ ही कहा है कि गवर्नमेंट इस पर भी कैपेक्स बढ़ाएगी, सरकार खर्च करेगी। एनर्जी सेक्टर में हमने फर्स्ट हाफ में देखा 2024 में अच्छी ग्रोथ रही है, लेकिन क्या लग रहा है आपको 2025 में ये ग्रोथ मतलब कंटिन्यू रहेगा या फिर थोड़ा ठंडा पड़ सकता है? देखिए, आई थिंक एनर्जी एवरग्रीन सेक्टर है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे यूटिलिटी कंपनीज है, तो इनमें मैं निवेश नहीं करना चाहूँगा। व्हेन यू लुकिंग एट द एंटायर एनर्जी स्पेस, यानी कि पावर, पेट्रोलियम वगैरह वगैरह, तो मेरे ख्याल से जो सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनकी जो प्रॉस्पेक्ट्स है वो बहुत ही बढ़िया है। नो डाउट दे आर ट्रेडिंग एट रिच मल्टीपल्स, लेकिन करेक्शन में हम ज़रूर से उनमें निवेश करना चाहेंगे। और उसमें से जो हमारा दिवाली पिक था, which is the top recommendation within the solar equipment space, is Waaree Energies। और जिस हिसाब से आप देखते हैं ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं उनको, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है। Another company we can discuss certainly is Tata Power, a company in which we have already invested as a measure of disclosure। और टाटा पावर में एक खास बात ये भी है कि अपार्ट फ्रॉम द स्टेडी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस एंड द ट्रांसमिशन बिजनेस,
उनकी जो सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, सोलर सेल, सोलर पैनल, उसकी पूरी पूरी वैल्यूएशन इस कंपनी में आई नहीं है अभी तक, क्योंकि प्लांट अभी शुरू हुआ है, एंड द रियल प्रॉफिटेबिलिटी एंड द स्केलिंग अप बेनिफिट्स विल बी रियलाइज्ड ओनली इन द फ्यूचर। तो ये दो कंपनियां हैं जहां पर हमारा फोकस और इंटरेस्ट है। लेकिन आई थिंक प्रीमियर एनर्जीज ऑल्सो इज अनदर कंपनी विच यू शुड कीप ऑन योर रेडार। और ये जो दो विंड पावर कंपनी है, सुजलॉन और आइनॉक्स, आई थिंक कई महीनों से साइडवेज मूवमेंट उनमें चल रहा है, सो दे कुड ऑल्सो बी एन अपसाइड ओवर देयर। डिस्क्लोजर, वी एंड आवर क्लाइंट्स एंड इन्वेस्टर्स इन ऑल ऑफ दीज कंपनीज। लेकिन आपने एनर्जी की बात कही है, तो वी मस्ट फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। अच्छा दीपन जी, मुझे मालूम है कि जोमेटो में आप लोग तर गए हैं अच्छी तरीके से, बेड़ा पार हुआ है बहुत अच्छा, बट इसी स्पेस में लग्जरी में QSR में कुछ और अच्छा, ये देखिए ना लिकर स्पेस सर, आई मीन USL, UBL, रेडिको, आई मीन ऑन सीरियस नोट ये बीते एक साल के सबसे अच्छे वेल्थ क्रिएटर्स में से एक रहे। कोई और स्टॉक इसी फ्लेवर का ऐड किया आप लोगों ने? देखिए, मैं स्टॉक बोलूंगा, लेकिन आप डिस्क्लोजर प्लीज लीजिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक हाँ। रिकमेंड करेंगे तो वी आर इन्वेस्टेड। डेफिनेटली आप बोलिए। अगर इन्वेस्टेड हो तो डेफिनेटली आपका व्यू प्रेजुडिस देने वाला है, उतना समझ लीजिए। तो एक कंपनी आपके साथ डिस्कस करते हुए, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, हमारे पास इस कंपनी के काफी शेयर्स भी है एज ए मेजर ऑफ डिस्क्लोजर। एक फैंटास्टिक टर्न अराउंड कंपनी है, इंडिया की जो जो सबसे बढ़िया ब्रांड्स है इनके पास है। और मेरे ख्याल से अगर ये जो पूरा अल्कोबेव सेक्टर आपको अगर प्ले करना है, तो यू आर बेस्ट ऑफ इन रीजनल प्लेयर्स। सो बी इट तिलक नगर, रैडिको खैतान, सोम डिस्टिलरीज, ये सभी कंपनियां आई थिंक दे आर एबल टू मैनेज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फार बेटर। और एक और स्टॉक मेंशन जरूर करना चाहूंगा, वो है एलाइड डिस्टिलरीज, रीसेंट लिस्टिंग है। अगर आप देखेंगे इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अप टू लिस्टिंग, इट वाज प्रीटी फ्लैट, स्टैग्नेंट सेल्स थे, इतनी कुछ खास ट्रैक रिकॉर्ड थी नहीं। बट द फर्स्ट क्वार्टर विच हैज कम फ्रॉम पोस्ट लिस्टिंग इज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और ये एक पैन इंडिया प्लेयर है, और मेरे ख्याल से वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल है। तो जरूर से इन्वेस्टर को ये सेक्टर में थोड़ा आपको ओवरवेट रहना चाहिए। और एक और स्ट्रैटेजी मैं बोलना चाहूंगा कि जिनके पास FMCG शेयर्स है, जैसे कि HUL, नेस्ले वगैरह वगैरह, गोदरेज कंज्यूमर, जहां पर बिल्कुल ग्रोथ नहीं है, द वॉल्यूम ग्रोथ इज 2 to 3% और देयर अबाउट। और अगर आप नया FMCG स्टॉक में निवेश करना चाहेंगे, तो डेफिनेटली एज अ बास्केट अल्कोबेव स्टॉक्स आर द एंड ऑफ द डे दे आर लाइक एन FMCG कंपनी ओनली, बट वी आर नॉट क्लासिफाइंग देम एज FMCG, वी आर क्लासिफाइंग देम मोर एज अल्कोहल कंपनीज। ओके, अच्छा एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ HDFC बैंक पर, लेकिन उससे पहले एक आपको बताते हैं CLSA की एक ब्रांड न्यू स्ट्रैटेजी आई है, और उसमें क्या कहा जा रहा है, और उसमें ख़ास तौर से इंडिया फोकस पोर्टफोलियो में बदलाव किए गए हैं, जिसमें टाटा मोटर्स, NTPC, नेस्ले और ब्रिटानिया को इंक्लूड किया गया है, और HDFC बैंक को पोर्टफोलियो से बाहर किया गया है CLSA के द्वारा, और बैंकों में ओवर रेट जो रेटिंग है वो थोड़ी कम की गई है, कमोडिटी और इंश्योरेंस में ओवरवेट रेटिंग दी गई है, IT, डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल और हेल्थ केयर यहाँ पर बड़ा अंडरवेट है। लेकिन इसमें ऑब्वियसली जो स्टैंड आउट कर रहा है वो है HDFC बैंक को मॉडल पोर्टफोलियो से बाहर करना। और एक बार जरा आप HDFC बैंक का आज का चार्ट लेकर आइए, 2.5% नीचे। दीपन जी, आखिरी सवाल आपसे, HDFC बैंक पर क्या व्यू होगा अब? देखिए, बहुत कंफ्यूजन है HDFC बैंक पर, हमारे पास है, सबके पास HDFC बैंक है, गोज विदाउट सेइंग। देखते हैं, आई थिंक 1-2 क्वार्टर देते हैं मैनेजमेंट को। आई थिंक अगर RBI की इंटरेस्ट रेट कट आ जाती है, या क्रेडिट जो मनी मार्केट में थोड़ा ईजिंग हो जाता है, क्रेडिट फ्लो बढ़ जाती है, लिक्विडिटी कंडीशन इंप्रूव होती है, तो आई थिंक यू कैन सी अ गुड रैली इन बैंकिंग स्टॉक्स। बैंकिंग स्टॉक साइक्लिकल इंडस्ट्री है, और अच्छी रैली आएगी बैंकिंग स्टॉक में, तो HDFC बैंक एंड अदर बैंकिंग स्टॉक कैन आल्सो डू वेल। लेकिन अगर आपको कोई अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी चाहिए, वेयर यू फील, आई थिंक मेरे ख्याल से नेक्स्ट 2 to 3 quarters आई वुड लाइक टू बी ओवरवेट ऑन इज PSU बैंक्स, स्पेशली Tier 2 PSU बैंक्स। अगर आप देखेंगे इन PSU बैंक्स की जो परफॉर्मेंस आ रही है, कंपेयर देम विद द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तो जो गैप है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट्स, दैट इज नैरोइंग वेरी वेरी रैपिडली, और उनकी बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग हो चुकी है। और मेरे ख्याल से जो वैल्यूएशन गैप है, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। तो आई वुड लाइक टू बी ओवरवेट विद इन दी PSU बैंक्स। और मेरे ख्याल से बैंक सेक्टर 2025 में उनका एक साइक्लिकल अपस्विंग शायद देखने को मिल सकता है। बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म आई वांट टू बी अंडरवेट एंटायर बैंकिंग सेक्टर, बिकॉज इट इज बिकमिंग अ रेड ओशन।
तो दीपन जी बहुत बहुत शुक्रिया एंड योर कॉल फॉर द डे। तिलक नगर, वाकई में इसके चार्ट दिख रहा था इंडस्ट्रीज एट 456, मतलब जून 2021 में 30 रुपये का स्टॉक 456, और ये निवेश है दीपन सर का, बट याद रखिएगा जैसे कि उन्होंने स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दिया, उनका निवेश यहाँ पर है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपन जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।